चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग बात कर रहे थे किस पे? कल हम लोग बात कर रहे थे शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड्स पे, है ना? नोड्स पे। तो मैंने आपको एक बताया था कि रेडियल नोड, एक टर्म आएगा रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। याद रखना, किसी भी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो अगर, हाँ आज रिजल्ट है, वेरी गुड। बहुतों की तो बैंड बजेगी रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि नाइन्थ में तो स्कूल में मार्क्स दिया नहीं और बोर्ड नाइन्थ वाला पकड़ रहा है ना। आप लोगों का कुछ ऐसा है ना इस बार का केस। नाइन्थ में जिनको एसएससी बोर्ड का रिजल्ट है आज। हाँ, व्हेन स्कूल विल स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट होगा यार, हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसके लिए। आप आ जाओ, हम स्टार्ट करेंगे, आप आ जाओ। सर 1 बजे है तो हमारा लेक्चर, 1 बजे है तो 1-1:30 बजे देख लोगे तो ऐसा कुछ होगा यार, होगा। कल हॉलीडे, कल क्यों हॉलीडे? क्या ट्राई कर रहे हैं? हाँ, इंस्टीट्यूट ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी होगा, होगा। आज हरियाणा पूरा चालू हो गया, छोटे बच्चों का स्कूल भी चालू हो गया। 9th 10th शायद आप लोगों का, हाँ 9th 10th वालों का मंडे से चालू हो रहा है। यस, 9th एंड 10th वालों का मंडे से चालू हो रहा है। यस, 9th एंड 10th वालों का मंडे से चालू हो रहा है। अभी ये सवाल नहीं, चलो अभी हम लोग काम करते हैं, पहले पढ़ाई करेंगे बाद में बातें करेंगे, ठीक है? तुम लोग आती ही बातें करना स्टार्ट करते हो। कितने पेट में तुम्हारे बातें रहती है, खत्म ही नहीं होती है। सर 11th का छुट्टी कब दोगे, रिजल्ट कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, आज नाश्ता क्या किया, खाना क्या खाया, ब्रश किया कि नहीं, टॉयलेट गए थे कि नहीं, सब पूछ लो तुम। हाँ देखो, नया क्वेश्चन, नीट पैटर्न चेंज हो गया क्या? अच्छा, मैंने ही आदत लगाया। हाँ, मेलोडी चॉकलेटी क्यों है? चलो पढ़ाई करें। तो रेडियल नोड किसी जगह पे क्या होता है? n-l-1। चलो n-l-1। तो अगर मैं 1s की बात करूं, 1s की बात करूं, तो रेडियल नोड होगा कितना, बता दो मुझे। रेडियल नोड का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ। 0, परफेक्ट। n का वैल्यू 1, s का वैल्यू 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ये तो सबको पता है। 2s में रेडियल नोड कितना होगा, बता दो। केवल जो बदलने वाला है n का वैल्यू बदलने वाला है 1। 3s, 3s, 2, 4s, रेडियल नोड कितना होगा, 3, परफेक्ट। अब हम लोग बात कर रहे थे पी ऑर्बिटल की, कल बात कर रहे थे पी ऑर्बिटल की। ध्यान से सुनना। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं डंबल शेप के, है ना? डंबल शेप के होते हैं। अब किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी आप जेड बोल सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल, ये पहला, ये एक पी ऑर्बिटल है। दूसरा, और ये एक पी ऑर्बिटल है। तीसरा। तो किसी को एक्स बोल दो, किसी को वाई बोल दो और किसी को जेड बोल दो। लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, लेट इट बी जेड। तो ये जो एक्स एक्सिस में है उसको बोलेंगे पी एक्स। ये व्हाइट वाला कहलाएगा पी एक्स, ये कहलाएगा पी वाई,
है ना। और ये ग्रीन कहलाएगा पी जेड, ये कहलाएगा पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। अच्छा, फर्स्ट सेल में पी होता है क्या, 1p होता है क्या, 1p इज वैलिड और नॉट, 1p ऑर्बिटल रहेंगे, नहीं 1p नहीं रहेगा। अब कोई बोल रहा था सर p होता कैसे, रहता कैसे, तो ध्यान से समझो, ये है मेरा न्यूक्लियस, क्या है, ये है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के अराउंड ये हो गया 1s, ये हो गया 2s। अब अगर 2p की बात करें, ध्यान से समझना, 2p की बात करें तो 2p कैसे रहेगा ये दिखा देता हूं। x एक एक्सिस ले लेते हैं कोई एक डायरेक्शन में, ये हो गया p, ये मान लिया x, ये मान लो y, और एक और एक्सिस ले लो z। ये ऐसे दिखेगा, ये हो गया px, ये हो गया py, ये p हो गया pz। तो m का वैल्यू क्या बता रहा है, m का वैल्यू देखो 2p के लिए, 2p का मतलब n का वैल्यू 2, l का वैल्यू कितना 1, और m का वैल्यू कितना -1, 0 और +1। ये तीन वैल्यू तीन डायरेक्शन को बताता है। इनमें से किसी को भी आप pz बोल सकते हैं, किसी को भी px बोल सकते हैं, और किसी को भी py बोल सकते हैं। बोलते हैं जनरली लोग जीरो वाले को z बोल देते हैं जनरली, लेकिन अगर मैंने इसको z बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको इनको किसी को भी +1 कर दो और किसी को भी -1 कर दो। तो m क्या बताता है, m बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और इसको आप डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या बताता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन बताता है। हाँ, पी एक्स पी वाई पी जेड आपको जो लिखना है, हाँ चलो ये पी वाई कर लो, ठीक है, समझ रहे थे। तो इनमें से किसी को भी आप कुछ कह सकते हैं। अच्छा, अगर बोला सर ये 2p है, अगर मेरे पास 3p होता तो कैसा होता, बोलता 3p होता तो कैसा होता, 3p इसके ऊपर होता। बात समझ में आ रहा है, 3p वाई 3p एक्स कैसा होता, ऐसा होता। जैसे एस के ऊपर, एस के बॉल के ऊपर एक दूसरा बॉल है, उसी तरह एक बलून के ऊपर दूसरा बलून है। समझ रहा है, बात समझ रहा है क्या बोल रहा हूं। ये हो गया 2p, ये 2p अगर है तो बीच में थोड़ा गैप, और फिर क्या 3p, ये कह रहा था 3p। और बीच में ये जो गैप है उसको बोलते हैं नोडल प्लेन, नोड। क्लियर हो रहा है क्या मैं बोल रहा हूं। ये वाला हो गया 2p का लाइन, ये हो गया 2p, और ये हो गया 3p, ये हो गया 3p, ऐसा। और बीच में नोड, बात समझ में आ रही है, p के ऊपर p कैसा है ये क्लियर है।
जैसे s के ऊपर s होता है वैसे 2p के ऊपर p क्लियर हो रहा है। समझ लो एक बलून है, एक बलून है और उसके ऊपर और एक बलून आपने डाल दिया, एक बलून को दूसरे बलून के ऊपर डाल दिया और बलून को साथ में पकड़ा है, क्लियर हो रहा है, वैसा p ऑर्बिटल होगा। समझ रहे हो, एक छोटा बलून लिया आपने, इसका कॉमन सेंटर है, और इसके ऊपर और एक बलून डाल दिया और इसका भी कॉमन सेंटर डाल के, तो ये वाला p ऑर्बिटल हो गया 2p और ये वाला हो गया 3p और बीच में गैप जिसको आप बोलेंगे नोड। क्लियर हो रहा है? बोलो किसका स्क्रीनशॉट चाहिए भाई? ये क्लियर हो रहा है? क्लियर है 2p का कैसा होगा? तो p ऑर्बिटल के डायरेक्शन px py pz होता है। सर प्लीज एक्सप्लेन 2p। देखो देखो देखो, चलो फिर इस बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा, p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, 1p तो होता नहीं है, 2p कैसा होगा? ये है p ऑर्बिटल का शेप, ये है p ऑर्बिटल का शेप, है ना? इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, ये डंबल शेप होता है, इसको मान लो py। सिमिलरली लिखना है क्या, बताता हूं, यस लिखवाऊंगा। उसी तरह अगर x डायरेक्शन में है तो ये हो गया px और z डायरेक्शन में रहेगा तो इसको कहेंगे pz। अब ये सीधा एक बलून के जैसा है और बलून में, पूरा बलून में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सिंपल डंबल शेप में है और इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी, ये बलून के अंदर, आप समझ रहे हो, एक बलून में आपने गैस भर दिया है, वो कहीं भी हो सकता है। ये जो है ये हो गया 2p। अब इसके बाद क्या करो, एक और बलून डालो, एक और बलून डालो, और ये एक ऐसा बलून है जिसमें कोई गैस नहीं है। मान लो यहां पर ले लो रेड, रेड गैस, कोई तो गैस है, NO2 रेड होता है ना, रेड गैस है, यहां पर कोई गैस नहीं है, और फिर बाद में और एक बलून ले लो जहां फिर से रेड गैस है। ध्यान से समझना। तो मैं अगर आपको पूछूं कि रेड गैस कहां मिल सकता है आपको, तो आप बोलेंगे सर रेड गैस दो जगह पे मिल रहा है, एक तो ये एरिया, एक तो ये एरिया। तो बीच वाला क्या है, बोला बीच में रेड गैस नहीं है, यहां रेड नहीं पाया जा रहा है, तो ये मेरा नोड है। तो ये ऊपर वाला हो गया 3p और अंदर वाला हो गया 2p। बात समझ में आ रहा है? 4p होगा तो और एक गैप होगा और फिर से एक बलून होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, कॉलोनी, रोड, कॉलोनी, वैसा। तो ये जो गैप है उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, ये सारा ड्रॉ कर लो। डंबल के ऊपर डंबल, यस, डंबल के ऊपर बड़ा डंबल, उसके ऊपर और बड़ा डंबल, तो 2p के ऊपर 3p, 3p के ऊपर 4p, 4p के ऊपर 5p, ऐसे होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यही पाए जाएंगे, अंदर पाए जाने की इसकी टेंडेंसी बहुत कम होगी, लेकिन मिल रहा है, इसीलिए यहां भी लिख रहे हैं कि 3p 2p में भी मिल सकता है और 3p में भी मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है? प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं था, रेडियल नोड के बारे में बताया था और यहां पर p ऑर्बिटल के बारे में बताया, ये लिख लो, p ऑर्बिटल के बारे में बताया। तो ये वाला है 2p, ये वाला है 3p, ये 2p है, ये 3p है, इसके ऊपर और एक आएगा 4p, ऐसा रहता है p ऑर्बिटल। लिख के करना डन। हाँ, इनफाइनाइट तक जाओगे तो इनफाइनाइट मिलेंगे, लेकिन 7 तक मिल जाते हैं, 7 तक में चीजें हो जाती है। कौन सा ड्रॉ करे? सब ड्रॉ करो, सब समझाने के लिए लिया। ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, ये अंदर वाला 2p है, बाहर वाला 3p है, लेकिन 3p के इलेक्ट्रॉन 2p में भी पाए जाने के चांसेस हैं, और बीच वाला नोड है। कितने रेडियल नोड है? एक रेडियल नोड है। एक जगह ऐसा डिस्टेंस है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ऋषिकेश ड्रॉ कर लो, ये वाला ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
ड्रॉ करके डन करो। मतलब देखो ध्यान से समझो, एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल, और पहला बॉल और दूसरे बॉल में गैप, उसको बोलेंगे रेडियल नोड। 3s मतलब और एक तीसरा बॉल, एक अंदर छोटा बॉल, उसके ऊपर बड़ा बॉल, और उसके ऊपर, तो वो 3s, उसके ऊपर और एक बड़ा बॉल, तो 4s। उसी तरह पी ऑर्बिटल कैसा, एक डंबल के ऊपर और बड़ा डंबल, तो 2p के जगह 3p, उसके ऊपर और बड़ा डंबल 4p, उसके ऊपर और बड़ा डंबल 5p। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें समझ में आ रही है? सिंपल है। ये एक डंबल मान लो, ये एक डंबल मान लो, इसके ऊपर और एक बड़ा डंबल होता है ऐसे, और एक हाथ से पकड़ते, तो वो ये अंदर वाला 2p, उसके बाहर वाला 3p, उसके ऊपर और एक हो जाता तो 4p। इसके लिए मैंने बोला बलून के अंदर बलून से समझो, और जिसका जो माउथ है उसको एक साथ टाई कर दो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो रहा है ये बात? हाँ, 4p में एक और डंबल होगा। पी के रेडियल नोड के लिए भी सेम फॉर्मूला, हाँ सबके रेडियल नोड के लिए एक ही फॉर्मूला है। अभी क्लियर हो रहा है सबको? हाँ देखो कितना अच्छा है, सोहम, सोहम कितना बुद्धिमान है, समझ गया क्या? अंदर वाला 2p, बाहर वाला 3p। क्या बात है। हाँ यस यस, शेडेड रीजन में मिलेगा। ये देखो, ये डायग्राम से अब सबको समझ में आ जाना चाहिए। कौन है भाई? बहुत बहुत खूब, सोहम बहुत खूब। ये हो गया, ये अंदर वाला हो गया 2p, ये बाहर वाला हो गया 3p। और मैं आपसे बोलूं, बताओ, और बीच में जो गैप है वो हो गया नोड। बीच में जो यहां से यहां तक का जो गैप है वो कहलाएगा नोड। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 3p। अरे ठीक है, भावनाओं को समझो यार। हाँ भावनाओं को समझो। हाँ परफेक्ट समझा, पिक्चर की वजह से। वेरी गुड। देखो, तो स्टूडेंट ही मेरे ऐसे है कि आपको आधा काम तो स्टूडेंट ही समझा के देता है। नहीं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अब कभी भी ना हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐसा होना चाहिए कि वी शुड हैव डिस्कशन, वी शुड हैव डिफरेंट थिंग्स, हम कंसेप्ट समझाने का ट्राई करना चाहिए, उससे कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, उससे कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला, ये यही यही चीज को समझा रहा था। अच्छा ये वाला वापस से करूं क्या? ये वाला आप ड्रॉ कर रहे हो तो वही है, ये बलून अंदर, बाहर का बलून, बीच में गैप, इसके लिए नोट। ये स्क्रीनशॉट निकाल लो नागनाथ, स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप ड्रॉ करो, तब तक मैं आगे बढ़ूं। लिख के सब लोग डन करो, ठीक है ना? अभी सबको क्लियर है? एग्जैक्टली क्लियर है बोलो?
अभी सबको समझ में आ गया? किसी को किसी भी तरह की परेशानी है क्या? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। चलो एक और, अब एक बात और समझो। तो अगर मेरे पास 2p का रेडियल नोड निकालना है तो क्या वैल्यू होगा इसका रेडियल नोड का, बता दो मुझे। व्हाट विल बी रेडियल नोड इन 2p? 1। ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 माइनस 1 जीरो है, जीरो रेडियल नोड है। इसीलिए तो 2p को मैंने ऐसे दिखाया ना। 2p को मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, तो कोई भी ऐसा डिस्टेंस नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए 2 माइनस एल माइनस 1 में एल का वैल्यू कितना आ रहा है? n माइनस एल माइनस 1, एन का वैल्यू 2, एल का, पी के लिए क्या होता है? एल का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? क्लियर है? और अगर मैं एक बात और समझना, यहां पर एक और बात बताना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे यह पता है यहां से किधर भी डिस्टेंस जाओ आपको पूरे 2p में हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन एक प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और वो प्लेन है ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन? अगर ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जेड एक्स एक्सिस, जेड एक्स प्लेन और एक्स जेड प्लेन, बात समझ में आ रहा है? ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक बलून है, इसके नीचे एक बलून है, तो ये प्लेन में यू विल नेवर फाइंड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है कि इस प्लेन में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस प्लेन में आपको इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं इसको एक नोडल प्लेन बोल सकता हूं? क्या इसको नोडल प्लेन बोल सकते हैं? नोडल प्लेन, हाँ, प्लेन विल बी नोड। तो क्या मैं इसको रेडियल नोड बोलूंगा? क्या रेडियल नोड है? नहीं, इसको बोला जाता है एंगुलर नोड। इसको क्या कहा जाता है? एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड हमेशा से एल के होता है। तो एंगुलर नोड कितने हैं 2p में? एंगुलर नोड 2p में कितने हैं? इज इक्वल टू 1, एक प्लेन, इसीलिए एंगुलर नोड 1। समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों दोनों बलून के बीच में ऊपर रेड, देखो एक बलून है ऐसा जिसमें रेड गैस है, और नीचे एक बलून है जिसमें रेड गैस है, लेकिन एक ऐसा जगह है इस प्लेन में आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस यस। कैन 2p इलेक्ट्रॉन बी प्रेजेंट? हाँ, आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे 3p वाले 3p में रहेंगे, लेकिन कभी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो शायद 2p वाला इलेक्ट्रॉन को आप 3p वाला कंसिडर करोगे, और कभी जंप करके आ भी सकते, ये माना जाता है। जय कुमार, ये 3p वाला इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यस, जंप करके डायरेक्टली आ सकता है नोड को छोड़ के। ठीक है? तो अगर मैं 2p के, ध्यान से सुनना, अब आगे बढ़ू, यहां से आगे बढ़ू, बोलो। एक बात समझ में आया कि 2p के पास रेडियल नोड कितना है? 0, लेकिन एंगुलर नोड कितना है? 1। अब एक कंसेप्ट आता है टोटल नोड। टोटल नोड होते हैं रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड को बोलते हैं टोटल नोड। तो अगर मैं बात करूं 1s के केस में, ध्यान से सुनना, 1s रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नोड। चलो, रेडियल नोड कितना होगा 1s के लिए? 1s के लिए रेडियल नोड कितना होगा, जल्दी बताओ, अभी आपने निकाला। एंगुलर नोड रिपीट करूं, देखो ध्यान से सुनो, एंगुलर नोड, कल्पेश, एंगुलर नोड मतलब वो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसी को हम लोग एंगुलर नोड बोलते हैं।
और वो हमेशा बराबर होता है। किसी भी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड L के बराबर होता है। कल्पेश क्लियर है? कल्पेश क्लियर है? बोलो। बाबा बाबा जेवा जेवा आठवते ती क्या है रे ये? श्रीकांत क्या लिखा है ये? तो क्या बाबा बाबा, किसको बाबा बाबा कर रहा है? बाबा बाबा ब्लैक शिप याद कर रहा है क्या? बाबा बाबा ब्लैक शिप? अरे क्या चल रहा है? गलती से हो गया यार, तू फांसी देगा क्या अब उसको? हाँ गलती से हुआ है। कल्पेश फांसी देगा क्या उसको? गलती से गलती किया तो फांसी मिलना चाहिए क्या? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है यार श्रीकांत, लाइट ले बाबा, होता है कभी कभी, होता है कभी कभी। तूने गाली गलौज नहीं लिख दिया ना तो चलता है, मत लिख देना गलती से, वो नहीं चलेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ चिल आउट कर। चल आगे बढ़ते हैं। तो रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? l। अब इसी चीज को मैं यूज करता हूं, ध्यान से समझना, एकदम आसान हो जाएगा। रेडियल नोड होगा 1s के लिए n माइनस एल माइनस वन। एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0, तो रेडियल नोड 0। एंगुलर नोड कितना? एल का वैल्यू क्या है? 0। तो टोटल 1s के लिए टोटल नोड कितना? 0 भैया। 1s के लिए कोई नोड नहीं होता है। चलो 2s की बात करते हैं। हाँ देखो ना, 1s के बाद 2s की बात करते हैं। हाँ प्लेन की जरूरत होगी, पूरा प्लेन होगा ना। हाँ सभी ऑर्बिटल के लिए ये होता है रेडियल नोड का फॉर्मूला। देखो ना, फॉर्मूला मतलब क्या यार, वो लॉजिक है। रेडियल नोड का n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l। अब ये ना लॉजिक से समझ में आएगा। 1s है तो वहां कोई रेडियल नोड होगा। 2s है, एक बॉल के अंदर, मैं बोलूंगा एक बॉल के अंदर बताओ कितने और छोटे बॉल है, तो बोलोगे 0। दो बॉल के अंदर कितने बॉल हैं? तो दो बॉल है, उनके बीच में गैप कितना है? एक, n माइनस एल माइनस वन। तीन बॉल के अंदर बीच में कितने गैप मिलेंगे? दो। चार बॉल के अंदर कितने गैप मिलेंगे? तीन। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? 2s के लिए क्या होगा? रेडियल नोड होगा 1, एंगुलर नोड हमेशा से 0। क्यों? क्योंकि l का वैल्यू s के लिए 0 ही होता है। टोटल नोड कितना? 1। चलो अभी बात करते हैं 2p की। सुनो, 2p के लिए रेडियल नोड कितना होगा बता दो मुझे। व्हाट इज द रेडियल नोड फॉर 2p? चलो 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 जल्दी जल्दी। 0, परफेक्ट, 0 0। एंगुलर नोड कितना होगा? एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड 1। यस, एंगुलर नोड p का वैल्यू 1, तो ये 1। टोटल नोड, टोटल नोड भी 1। एंगुलर प्लस रेडियल इज इक्वल टू टोटल नोड। 2p के बाद 3s के लिए जाते हैं। 0 0 0, क्या? नहीं 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 नहीं, 0 नहीं, सॉरी। यहां क्या हो जाएगा? 2। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। 3p के लिए बात करें, 3p के लिए, 3p के लिए क्या होगा? रेडियल नोड कितना होगा? 3 माइनस 1 माइनस 1, रेडियल नोड 1 और एंगुलर नोड 1, तो टोटल नोड कितने हो गए? 2। बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? 2। अब बोला 3D के लिए बताओ सर, 3D के लिए बताओ, बताओ रेडियल नोड 3D के लिए कितना होगा? 2s का एंगुलर नोड 0। s एंगुलर नोड हो ही नहीं सकता है क्योंकि l का वैल्यू 0। 3D के लिए कितना? 3 माइनस d, d के लिए 2, 2 माइनस 1 0। 3D का 0 आएगा। यस यस, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बताया। अच्छा रेडियल नोड कितना आएगा बता दो मुझे। 3D का रेडियल नोड कितना होगा? रेडियल नोड फॉर 3D, रेडियल नोड 0। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड कितना आएगा? परफेक्ट, 2 2। बोला ये कैसे आ गया 2? ये कैसे आ गया 2? तो बोलता है देखो,
जैसे एस और पी के लिए आपने निकाला, एस और पी के लिए निकाला, शेप निकाला, डी का जो शेप होता है वो मैं बता देता हूं। डी का शेप होता है ऐसा, 4 बलून, ये हो गया एक डी, है ना। डी का ऐसा शेप होता है। तो डी कितने होते हैं, डी का अगर आप ऑर्बिटल देखें, डी का तो पहला होता है, देखो डी का नाम कैसे देते हैं हम लोग, पहले डी का नाम देते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है और यहां पर जेड है, सामने आता हुआ जेड है। चलो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, अच्छा पुराना स्लाइड वापस से चाहिए। तन्मय क्या पूछा, एक समान शेल के लिए सभी सब शेल के टोटल नेट सेम होते हैं क्या? देखो आ सकता है, पॉसिबल है, लग तो रहा है वैसे ही। हाँ ये लिख लो, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड। 1s के लिए टोटल नोड 0, 2s के लिए 2s 2p के लिए 1, 3s 3p 3d के लिए 2, सबके लिए एक जैसा आ रहा है, सेम शेल वाले का सेम नोड आ रहा है, टोटल नोड सबका सेम आ रहा है। रेडियल नोड एंगुलर नोड अलग अलग हो सकता है, लेकिन टोटल नोड अभी तक तो सेम होता दिख रहा है कि नहीं? बढ़े आगे, बोलो, लिख लिया सबने? वेट करो, ठीक, जल्दी लिखो। अब रेडियल नोड एंगुलर नोड निकालना आपको कभी दिक्कत है? 3D के जगह पे अगर एज्यूम करो, 3D के जगह पे अब आगे और भी जाते, 4s, चलो मैं बोलता हूं 4f के लिए बताओ, 4f के लिए बता सकते हो आप रेडियल नोड कितना होगा 4f के लिए? कैसे निकालेंगे? 4 माइनस f के लिए कितना होता है, f के लिए 3, 3 माइनस 1 0, रेडियल नोड आएगा 0। 4f के लिए रेडियल नोड की बात कर रहा था। n माइनस l माइनस 1, तो n का वैल्यू 4, f का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 माइनस 3, l का वैल्यू 3 माइनस 1 0। और एंगुलर नोड कितना आएगा, एंगुलर नोड आएगा 3, l का वैल्यू 3, तो टोटल नोड कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? 0 3 3। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए, किसी भी सबसेल के लिए रेडियल और एंगुलर नोड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब हम लोग डी के शेप की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल के शेप की बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल कैसा होता है। अब इसको समझने के लिए ध्यान से समझो, मैं यहां पर मैं यहां पर तीन प्लेन बनाने जा रहा हूं, तीन प्लेन बनाने जा रहा हूं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक प्लेन, दो प्लेन, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? ये ऐसा है, एक प्लेन, दूसरा प्लेन ऐसा। अभी एक तीसरा प्लेन भी लगेगा हमें, दो प्लेन हो गए, तो यहां से काम हो सकता है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, इतने से काम हो सकता है। ये इसका सेंटर वाला लाइन है,
अब देखो, अब आपको मस्त समझ में आ जाएगा। ये वाला एक्सिस हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, एक्स वाई, और ये वाला जो है ये हो गया जेड एक्सिस। विजिबिलिटी है, समझ में आ रहा है? बोलो, एक्स वाई जेड दिख रहा है अभी आपको? समझ में आया एक्स वाई जेड कैसा लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस इधर, तीन है कि नहीं? अभी अगर मैं बात करूं कि मेरा एक डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल इज इन एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वो जेड में लाई नहीं करेगा, है ना? तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है? देखो, ये हो गया वाई और ये वाला लाइन हो गया एक्स। एक्स और वाई प्लेन पे लाई करना है। एक्स वाई प्लेन मतलब ये देखो, इधर एक्स आ रहे हैं हम लोग और इधर आ रहे वाई ऊपर, है ना? तो एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन में अगर मुझे ड्रॉ करना है तो जेड का वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना? एक्स वाई प्लेन को एक्स वाई किधर रहेगा? बताओ मुझे, ये कौन से क्वाड्रेंट पे रहेगा? अगर मैं इसको टोटल 8 क्वाड्रेंट पे डिवाइड करूं, अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या? मैं उसको टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये 4, उसी तरह नीचे 5, इसके नीचे 6, 3 के नीचे 7 और 4 के नीचे 8। ये बात विजिबिलिटी हो रही है ना? विजिबल हो रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वाड्रेंट बना दिया मैंने। अब क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स, जो डी है, ध्यान से समझना, ये पहले मैंने आपको 3D स्पेस बताया। अब यहां पर डी ऑर्बिटल कैसे होता है? डी होते हैं 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो डी एक्स वाई जो रहेगा वो समझो कैसा रहेगा। अगर ये एक्स और वाई है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई में लाई करेगा और जेड में इसका कंपोनेंट रहेगा 0। क्या बोल रहा हूं? ये हो गया मेरा, अगर दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो ये आ गया डी एक्स वाई। एंड सिमिलरली अगर, अब देखो मैं ना यहां, आप क्योंकि 2D पेज है, आप 3D में ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो आसानी से होगा ना। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये z ले रहा हूं, ये y ले रहा हूं। तो आप z को क्या करना, ऐसे जस्ट इसके ऊपर उठा के रख देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बलून के तरफ समझना चाहोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आप क्या करो, एक्स और वाई प्लेन आपका ऐसा है, ये मेरा हाथ जो है वो एक्स वाई प्लेन है, और मैंने बोला जेड और वाई प्लेन ये है, तो क्या मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूं? समझ रहे क्या? वाई वाई के साथ मैच कर दिया। ये एक्स और वाई प्लेन है, ध्यान से समझना, ये एक्स वाई प्लेन, और मैं बोल रहा हूं ये जेड और एक्स है। तो जेड कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है एक्स और वाई के। तो मैं एग्जैक्टली हाथ के ऊपर अगर रखूं, ऐसा परपेंडिकुलर रखूं, तो जेड इधर आ जाएगा और वाई इधर आ जाएगा। तो ये लोग कैसे आएंगे, दो बलून वाई जेड एक्सिस में, और बाकी कैसे हैं? एक्स जेड एक्सिस में। दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? क्या ये समझने का? हाँ, ये वाला जो आपने लिखा है उसी में। अभी एक बार क्या होगा, एक बार ये इस एक्सिस में दिखेगा। हमें, मैं रिपीट करने का ट्राई कर रहा हूं। यस, यही ड्रॉ किया था मैंने, यही ड्रॉ किया था। यस, ये मैंने 4 क्वाड्रेंट एक्स वाई जेड को ड्रॉ करके बताया। ये देखो इन्होंने बताया, ये जो दिखा है। अभी ध्यान से समझना, आपको आसानी से समझ में आ सकती है। अगर ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स है, ये वाई है, ये जेड है ना? ग्रीन वाला जेड है। तो अगर मैं यहां ग्रीन वाले में, चलो थोड़ा ग्रीन वाले को मैं ब्लैक से दिखाता हूं। अगर मैंने ऐसे बताया, ये ग्रीन में लाई कर रहा है, ये एक उसके एग्जैक्टली अपोजिट भी दिख नहीं रहा है हमें, बट इसके एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा होगा। सिमिलरली यहां पर एक ग्रीन और यहां एक ग्रीन, तो आप देखो वो कहां लाई कर रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज लाइंग इन वाई जेड एक्सिस, दिस इज ऑल्सो वाई जेड एक्सिस में लाई कर रहा है, ये भी वाई जेड एक्सिस में लाई कर रहा है, ये वाई जेड एक्सिस में लाई कर रहा है।
उसी तरह अगर मैंने ब्लू पे बनाया होता, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसा है, ये एक अलग ही प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक अलग प्लेन में लाई कर रहा है। देखो ध्यान से सुनो, इससे सिंपल तरीके से मैं बताता हूं, इससे अच्छा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर से आपको समझ में आए। देखो बात समझो, ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है। अभी इस हाथ में मैं बोल रहा हूं ये एक बलून का लॉब ऊपर और एक लॉब नीचे, एक बलून का लॉब ऊपर एक बलून का लॉब नीचे, उसी तरह 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लो इसको। मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा पाम है, एज्यूम करो ये मेरा पाम है, पाम का प्लेन है ना। मैं बोल रहा हूं एक इधर और एक इधर हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कहलाएगा डी एक्स वाई। अब ध्यान से समझना है, एक प्लेन इधर भी तो रहेगा। अब अगर ये प्लेन, अब मैं बोलूं कि मुझे बताओ ये प्लेन में क्या ये बलून आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये इधर ऐसा है, ऊपर है, नीचे है, लेकिन ये वाला प्लेन में इसका कोई भी पार्ट नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? जो एक परपेंडिकुलर एक प्लेन है उसको परपेंडिकुलर ही कट करो, एक प्लेन दूसरे प्लेन से कट करो। बात समझ में दिख रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे आपका स्क्रीन है, बात समझ लो, आपका स्क्रीन जो है, आपका स्क्रीन में मैंने ड्रॉ किया है, अगर मैं ये स्क्रीन से पास करूं तो क्या ये मेरा बलून इस प्लेन में आएगा? बोला नहीं आएगा सर। बात समझ में आ रहा है क्या? ये नोटबुक है, नोटबुक में मैंने ड्रॉ किया है, अब मैं इसको इसके थ्रू परपेंडिकुलर पास करूं, तो क्या परपेंडिकुलर पास होने से जो बलून इसके प्लेन में है, क्या इसमें इसका कोई कंपोनेंट आएगा? तो बोला नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रहा है? मतलब बोल रहे ये प्लेन ऐसा है और दूसरा प्लेन ऐसा है, तो एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां है, इसमें तो कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी शायद क्लियर हो रहा होगा आपको। मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर और प्लेन मान लो, जस्ट इसको डिवाइड कर दो, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, इसमें कुछ भी नहीं। क्लियर है? अब जो इसमें आएगा उसका कंपोनेंट, ये अगर मान लिया वाई जेड, तो वाई जेड एक्सिस में जो बलून आने वाला है, वाई जेड एक्सिस में जो बलून आने वाले है, वाई जेड एक्सिस में जो बलून आएगा उसका एक्स वाई कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा। ये वाला मेरा है एक्स वाई कंपोनेंट। अभी अगर इसको मैं ऐसा कलरफुल बना देता, रेड बना देता, और यहां पर एक डिफरेंट कलर का बलून डाल देता, ऐसा, बोलता है इसका कंपोनेंट एक्स वाई में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। क्योंकि 3D है तो विजुअलाइजेशन की जरूरत, विजुअलाइजेशन की जरूरत। आप ना रूम को ध्यान से देखो, आपके आपके घर के, अगर घर में जो 3 कॉर्नर है, आप सोचो ना, अगर मैं एक बलून यहां रखूं, दूसरा बलून एक वॉल में रखूं, दूसरा दूसरे वॉल में रखूं, तो बोलता है ये बीच वाला जो है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 तरह के आते हैं। एक होता है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा रहता है, ये एक्स और वाई, ये कहलाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं ड्रॉ कर देता हूं तो ज्यादा आसान रहेगा। अगर ये वाई, तो ये कहलाएगा डी एक्स वाई, ये क्या कहलाएगा, ये वाई और ये जेड, तो ये कहलाएगा डी जेड एक्स और जेड वाई, और कोई भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर ये एक्स और ये जेड, तो ये कहलाएगा डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। और एक और आता है फाइनली, विच इज कॉल्ड एज डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का शेप होता है ऐसा, ये ऐसा, और बीच में डोनट के जैसा, बीच में एक सर्कल और उसके बीच में एक बलून, ये होता है डी जेड स्क्वायर। पहले ये लिख लो, चलो
एक वापस से ड्रॉ करके देता हूं, ड्रॉ कर लेना। क्या हो गया भाई, लोग नंबर कम हो गए, नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लास छोड़ दिया क्या बीच में? इतना मुश्किल लग रहा है क्या? एकदम आसान है, पहली बार समझने के लिए प्रॉब्लम है, क्लासरूम में आओगे तो दिखा दूंगा मैं आपको। बट इससे भी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये इससे क्या समझ में आएगा, इससे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। यही चीज तो मैंने ड्रॉ किया है, डी एक्स वाई। डी वाई जेड कैसा रहेगा? डी वाई जेड कैसा रहेगा? इधर y और इधर z, मतलब उनके बीच में लाई कर रहा है, एक्सिस में कुछ भी लाई नहीं कर रहा। डी जेड एक्स कैसा रहेगा? मतलब एक बात ये समझो कि ये जो 5 ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से तो इंटरफेयर नहीं कर रहे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा, एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है और वाई एक्सिस पे लाई करता है। और डी जेड स्क्वायर जो होता है, ऐसा, और बीच में एक ऐसा डोनट टाइप में होता है, ऐसा। ये ड्रॉ कर लीजिए। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 डी के ऑर्बिटल है। प्रीवियस स्लाइड में लिखने की क्या था? प्रीवियस स्लाइड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यही चीज मैंने वापस से ड्रॉ किया। शांतनु वही चीज वापस से ड्रॉ किया है, और यही डायग्राम को जय कुमार ने सेंड किया है। आप ऐसे भी समझ लो, या तो फिर मैंने जो ड्रॉ किया है वही बात है, वही बात है यहां पर। ये ड्रॉ कर लो। हाँ, दे डज नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर। आज के क्लास का पीडीएफ सेंड करो, ठीक है? आप तो इवन खुद भी डाउनलोड कर पाते होगे ना, पीडीएफ नहीं कर पाते? पीडीएफ सेंड कर दूंगा, चलेगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा पीडीएफ। अब अगर मैं यहां से आपको बोलूं, क्या आप मुझे, अगर ये मान लो 3D होता तो 4D कैसा होता? इसी के ऊपर बात समझ में आ रहा है क्या? इसी के ऊपर और एक बलून 4D। 5D होता तो और एक उसके ऊपर और एक बलून 5D होता। आर्यन, मेरा नंबर है तेरे पास, तू मुझे मैसेज कर, मैं तेरे को ऐड करूंगा तेरे नंबर से, ठीक है? समझ में आ रहा है? 3D ऐसा है तो 4D कैसा होता? इसके ऊपर और एक बलून। 5D कैसा होता? उसके ऊपर और एक बलून। उसी तरह अगर 4D YZ होता तो और एक बलून इसके ऊपर। ये पूरे Z एक्सिस में, आप कोई भी एक्सिस ले लो, ये कोई भी एक्सिस ले लो, ये X और ये Y, तो पूरा एक्सिस ही Z है। जैसे यहां X और Y है, उसी तरह लास्ट डायग्राम में Z एक्सिस में ही वो लाई कर रहा है। और अगर आपसे पूछूं मैं कि बताओ इसमें से कितने एंगुलर प्लेन है, एंगुलर नोड है, तो देखो ये वाला एक प्लेन और ये वाला एक प्लेन, 2 नोड दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? ये वाला एक प्लेन ऐसा जो कट करेगा एक्स वाई को, और ऐसा कट करेगा वो एक प्लेन, 2 प्लेन होंगे जो एक्स वाई एक्सिस पे एंगुलर नोड देंगे। नंबर नहीं है? अच्छा, नंबर ले ले, मेरा नंबर ले ले, किसी आपको आपके ग्रुप में आपके दोस्तों से मांग लो यार। अरे वो 9th के ग्रुप की बात कर रहा है तू। अभी तक आर्यन इतने दिन से तेरा नंबर ही ऐड नहीं हुआ है, तो ऐड करवाना चाहिए। विक्रांत सर को फोन करो और बोलो आपको ऐड करने के लिए 9th दिन। आर्यन,
विक्रांत सर का नंबर है कि वो भी नहीं है? आर्यन, तो क्या बोला सर ने? ठीक है, मैं उनको बोलता हूं। नहीं नहीं, 11th का कुछ नहीं है, नाइन्थ बी का ग्रुप है बाबा, 9th बी का ग्रुप है वो। चलो ये लिख लिया सबने, ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया। चलो वेरी गुड। अभी ये ड्रॉ कर लेने के बाद डी ऑर्बिटल, और एफ का शेप जो होता है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है। एफ का शेप, हाँ एंगुलर 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 का रिपीट करना है, कर देता हूं रिपीट। चलो चलो अभी आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे 3D का आप मुझे रेडियल नोड बताओ, तो ये आएगा 0, है ना? 3D का रेडियल नोड आएगा 0, दिख रहा है? 3 माइनस डी के लिए 2, 2 माइनस 1 0 0। जबकि एंगुलर नोड क्या आएगा? एंगुलर नोड क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी एंगुलर नोड? एंगुलर नोड होगा 2। तो बोला कौन सा एंगुलर नोड होगा? तो बोलता है ये वाले दोनों एंगुलर नोड होंगे। अभी अज्यूम कर लो कि ये यहां ऐसे लाई कर रहा है, तो ये प्लेन में कुछ में, ये एक प्लेन होगा जिसमें ये जो लाइन है ना, लाइन को एक प्लेन की तरह मानो। ये प्लेन में, ध्यान से समझो, आपके पास 4 बलून है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। मैं यहां से अगर प्लेन पास करूं तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं। अगर मैं यहां से पास करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं। तो ये दो प्लेन दिख रहे हैं क्या आपको, जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है? इसी को बोलते हैं एंगुलर नोड। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? बोलो। एंगुलर नोड दिखा? अगर एक्स वाई है आपका, डी ऑर्बिटल एक्स वाई है, तो एंगुलर नोड कौन हो गया? ये वाला एंगुलर नोड हो गया, ये एंगुलर नोड हो गया। तो हर डी में आपको एंगुलर नोड तो मिलेगा, है ना? एंगुलर नोड मिलेगा। तो टोटल नोड कितने हो गए? टोटल नोड इज इक्वल टू 2। तो एंगुलर नोड, रेडियल नोड, एसपीडी ऑर्बिटल में ये हमने सीखा। और याद रखना, एस का साइज थोड़ा छोटा होता है पी से थोड़ा बड़ा होता है डी ऑर्बिटल। अब ना कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, आज का क्लास यहां बंद करते हैं। ये एस है, ये पी है, ये डी है। अब थोड़ा इनका इफेक्ट देखेंगे। सर जब केमिस्ट्री टीचर एटम के बारे में पढ़ाते रहते होते हैं तो बेसिकली क्या बहुत सारे एटम दूसरे एटम को एटम के बारे में पढ़ा रहे होते हैं?